अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आप GT201 फाइनेंशियल मैनेजर का लेक्चर नंबर 4 का पार्ट भी आपके साथ शेयर किया जा रहा है। बगैर टाइम इसकी हम चलते हैं लेक्चर 4 के पार्ट 2 के MS वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर और बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट है उसको फिनिश करते हैं। चले जी चलते हैं। ले जी MS वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर आगे हैं और हम स्टडी करते हैं डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम। अच्छा, थोड़े पहले इंग्लिश सीखेंगे थोड़ी सी। डिफ़ॉल्ट दो तरह के आप मीनिंग एक्सेस होते हैं। एक तो आप कंप्यूटर साइंस में सुनते हैं डिफ़ॉल्ट, अपने मोबाइल पे सुनते हैं डिफ़ॉल्ट। वो डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जो इनिशियली वैल्यू जो कंट्रोलर को या मोबाइल को या किसी एप्लीकेशन में इनिशियल वैल्यू डली होती है उनको कहा जाता है डिफ़ॉल्ट। जब तक कंपनी ने जो वैल्यू डाल के भेजी होती है उनको डिफ़ॉल्ट कहते हैं। ठीक हो गया, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहलाती है प्री एग्जिस्टिंग वैल्यूज़। अच्छा, सेकंड होता है डिफ़ॉल्ट फाइनेंस के अंदर मैं आपसे कोई काम कहता हूँ और आप वो काम नहीं कर पाते, आप डिफ़ॉल्ट कर गए। ठीक है, आपने मेरे पैसे देना, मुझे पैसे नहीं दे पाए, डिफ़ॉल्ट करें। मीन्स ये आपकी कैपेसिटी के मुताबिक कोई काम ही नहीं था, आप कर नहीं पाए या आप कोई काम डिलीवर नहीं कर पाए, उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट कर देना। डिफ़ॉल्ट आप मोस्टली सुनते हैं कि जब आप पैसे नहीं दे पाते तो वो डिफ़ॉल्ट, क्योंकि फाइनेंस पढ़ रहे हैं, बैंक के पैसे नहीं दे पाएंगे, आप कहेंगे डिफ़ॉल्टर हो गया। परची यूनिवर्सिटी अक्सर लिखती है कि डिफ़ॉल्टर स्टूडेंट्स जो फीस नहीं जमा कर डिफ़ॉल्ट होती है। तो ये डिफ़ॉल्ट का मतलब समझ गया, समझ लगे आपको। डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम। अब प्रीमियम देख लें। प्रीमियम मतलब ये होता है इंस्टॉलमेंट। ये अक्सर इंश्योरेंस वाले यूज़ करते हैं प्रीमियम। जो आप इंश्योरेंस वालों को इंस्टॉलमेंट किस्त जमा करवाते हैं, किसकी जो पेमेंट उसको प्रीमियम कहते हैं। ठीक है जी, तो क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम। अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ, डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क है, तो मुझे क्या पेमेंट करना होगा। ठीक है जी, इसका मतलब ये हो गया। इंटरेस्ट पढ़ रहे हम, याद रखना है कि इंटरेस्ट में रेट वो ज़्यादा चार्ज करेगा अगर आपके डिफ़ॉल्ट होने के चांस है। ठीक है, तो असल स्टोरी सारी ये होगी, यहाँ पे बात एक तरह से ख़त्म होगी। अभी जो येलो वाला पोर्शन है उस पर ये देख लें आप क्या लिखा हुआ है। सपोज के आप किसी कंपनी को पैसे देते, 20 उनकी शेयर या बाउंड खरीदते, अलावा से कोई नहीं देता। अच्छा, और आपको पता है कि इसके डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस हैं। ठीक है जी, बिग कंपनी के बंद होने के चांसेस हैं, कंपनी क्लोज डाउन हो जाती है, क्लैप्स कर जाती है, व्हाटएवर, तो आप उसको रिटर्न आप कहेंगे भाई ज़्यादा प्रॉफिट निकालो मेरे लिए। तो इन्वेस्टर सारे ऐसे करते हैं कि वो ज़्यादा 20 के डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम जिसको कहते हैं वो चार्ज करते हैं कि ज़्यादा रिटर्न मांगते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो जनाब डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम का कॉन्सेप्ट तो यही है। अच्छा, ये फिर कौन बताएगा हमें कि जनाब इस कंपनी के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस हैं। इसके लिए एजेंसीज़ हैं, एजेंसीज। ठीक है, अमेरिका की बॉडीज़ S&P अमेरिका की कंपनीज ये सिक्योरिटीज़ की कंपनीज़ की रेटिंग निकालते हैं और रेटिंग के ऊपर बताते हैं कंपनी कितनी रिलायबल है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। उनकी रेटिंग ऐसे निकालते हैं, AAA वाली बेस्ट कंपनी है जी, आप आंखें बंद करके लगा दो। याद रखिए कि जितनी भी कंपनी रिलायबल होगी, जिसके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ना होने के बराबर, वो रिटर्न भी आपको कम देगी, 4% 3% देगी। ठीक है जी, आप गवर्नमेंट के जितने भी बॉन्ड्स आते हैं आप देखिएगा उस पर रिटर्न बहुत कम दिया जाता है। उसकी वजह ये है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे होते, आपके पैसे कभी भी कहते हैं ना मरते रहिए पैसे। ये जी, और इससे कब लीस्ट इससे ये कब इससे सी तक जो है ना बिल्कुल ऐसी कंपनी होगी जिसके डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। पाकिस्तान के अंदर पैकरा PSCRA पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऐसी एजेंसी है जो कि या VIS वाइटल इंफॉर्मेशन सर्विस है कि कंपनीज़ की रेटिंग बताती है, रेटिंग निकालती है कि किस सिक्योरिटीज़ जो है वो ज़्यादा रिलायबल है। अच्छा, ये आ गया जी मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम। तो आपने भूलना नहीं है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट या जब आप किसी से इन्वेस्टमेंट लेते हैं या आप किसी को इन्वेस्टमेंट देते हैं तो आपको किस बेस पे रिटर्न ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट की वजह क्या होती है। अभी आ गया मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम का। तो मैच्योरिटी ये होती है कि आपने कोई सिक्योरिटी ली है, उस सिक्योरिटी के आखिरी डेट किस डेट पे आपको उसका फुल बेनिफिट होगा इन्वेस्टर की तरफ से। ठीक है जी, तो ये इसका ताल्लुक लाइफ से है, सिक्योरिटी की लाइफ के साथ। ठीक है, जैसे कि इफ़ यू परचेज दी लॉन्ग टर्म फाइनल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स इशूड बाय दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो क्या है कि आप सारे इन्वेस्टर्स, ठीक है, वो अवॉइड करते हैं इस चीज़ के साथ मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा ना हो। आप इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लें कि अच्छा, पहले ये ब्लू वाली लाइन देखिए, मैच्योरिटी रिस्क इज लिंक्ड टू द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, द लॉन्गर द मैच्योरिटी पीरियड द हायर द मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम।
अगर आप ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें लॉन्ग लाइफ के लिए है तो आप उससे रिटर्न ज़्यादा चार्ज करेंगे। उसकी वजह क्या है, डेली लाइफ से लेते हैं। जैसे आपका फ्रेंड आपसे पैसे मांगता है, आप उसे पूछते हैं कि कितने दिन के लिए चाहिए, वो कहते हैं 6 महीने के लिए मुझे पैसे चाहिए, 6 महीने के लिए आपसे 1 लाख रुपये चाहिए। आप कहते हैं नहीं भाई 6 महीने के लिए मेरे पास नहीं, 6 महीने के लिए मैंने दे रहे। आपको क्यों, आपको डाउट हो रहा है यार 6 महीने में ये ना फिर वापस ही ना करें मुझे, ठीक है। और अगर आपसे कहता है कि यार मुझे 1 वीक के लिए, तो आप फ़ौरन तैयार हो जाते हैं, यार यहाँ से यार 1 वीक के बाद दे देना, क्योंकि आपको पता है यार 1 वीक के बाद नहीं भी देगा तो क्या क्या कितना खींच लेगा, 2 वीक कर लेगा। 6 महीने बाद तो बंदा वैसे ही भूलने लग जाता है। तो मीन्स मेच्योरिटी स्प्री भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर होती है कि जितना ज़्यादा पीरियड होता है उतने कम उतने ज़्यादा ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। रिस्क प्रीमियम मीन्स रिस्क की एक किस्त एक्स्ट्रा डाल दी जाती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आगे जी सॉवरेन रिस्क प्रीमियम। आप सॉवरेन के पहले मतलब समझिए क्या है। सॉवरेन का मतलब होता है स्टेट रूलर, किसी भी जैसे स्टेट के ऊपर अल्लाह के ऊपर जो शहनशाह बादशाह, ये इस सेंस में सॉवरेन का वर्ड आता है, सही है। कि सॉवरेन रिस्क प्रीमियम ये वही है जो के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी कंट्री में कर रहे हैं जब आपको पता है कि वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वार भी हो सकती है, तो वहाँ पे सॉवरेन रिस्क प्रीमियम मीन्स के उनकी जो स्टेट है वो डिफ़ॉल्ट करने के चांस है उसके अंदर। वजह क्या है कि वार है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कोई और भी है, जैसे वार जोन है, जैसे आजकल जो है इराक का ले लें आप, ठीक है, इराक में सीरिया का ले लें आप, सही है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हो गए, अफगानिस्तान जैसे है। तो इन कंट्रीज़ में आप इस तरह इजीली जो लो इंटरेस्ट रेट पे आप कभी भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर रिस्क है, डिफ़ॉल्ट करने के चांस है, उस कंपनी के डिफ़ॉल्ट करने के चांस है, उस कंट्री के डिफ़ॉल्ट करने के चांस है, क्या आगे पता नहीं क्या सूरत हाल बनेगी फ्यूचर में। तो इस केस के ऊपर भी आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ये बैंक के, क्योंकि ग्लोबली आजकल ग्लोबल सिनेरियो बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो इन चीज़ों को ये वाले फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा जी, अगला फैक्टर लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी हमने पढ़ा था कि ऐसी तमाम सिक्योरिटी, ऐसी कोई भी चीज़ कि जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो, जैसे हमने एग्जाम्पल ली थी गोल्ड की। गोल्ड आप जब चाहे जेब में डालें और जाके गोल्ड सुनार मार्केट के अंदर ज्वेलर्स के हवाले करें और आप बेच के आ जाए, ठीक है। बाकी भी जैसे मोटरसाइकिल मार्केट में आप बेच सकते हैं। तो गाड़ी को जैसे थोड़ी कम लिक्विड है कि गाड़ी की महंगी होती है, थोड़ा टाइम लग जाती है, 2-4 दिन 10 दिन हो सकने लगते हैं। तो ये एक प्रेफरेंस है कि गोल्ड सबसे आसानी से बिकेगा, मोटरसाइकिल उससे कम आसानी से, कार उससे कम आसानी, ऐसे चीज़ों आप कोई भी चीज़ें डाल दें इसके। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर्स हैं कि जो कि आप चाहते हैं कि आप कहते हैं कि मेरी प्रेफरेंस ये है कि ईजीली कन्वर्टेबल टू कैश जो चीज़ें हैं मैं उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ, तो इसको कहते हैं ये आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस है। आप अगर ऐसे इन्वेस्टर्स हैं कि कैशेबल सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो आप जाहिर है अगर लेस लिक्विड चीज़ें होगी, एक सिक्योरिटीज़ होगी, तो आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो वही बात होगी कि हम डिस्कस क्या करें कि इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करने के कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अभी आगे हम यील्ड कर्व थ्योरी के ऊपर, टर्म स्ट्रक्चर यील्ड कर्व। लफ्ज़ मुश्किल लग रहे, आसान कर देंगे आपके लिए, कोई मसला नहीं। यील्ड तो होता है रिटर्न, आउटपुट, प्रॉफिट वगैरह, ठीक है। यील्ड का मतलब ये होता है पैदावार, आमतौर पर पैदावार कहा जाता है। फसलों की जो पैदावार है उसको भी यील्ड कहा जाता है, ठीक है जी। टर्म का मतलब होता है पीरियड, ठीक है। जैसे हमारी टर्म होती है 6 महीने की, तो टर्म का यहाँ पे हम ले रहे हैं वक्त। अच्छा, ये कहता क्या है कि पहले कहता है जी इंटरेस्ट रेट जो है उसकी सिक्योरिटी का पीरियड जो है वो चेंज होता रहता है। जाहिर है कोई 3 महीने की होती है, 6 महीने की, साल से, कि आप कोई भी सिक्योरिटी है वो डिपेंड करता है कितने साल के लिए आप लेना चाहते हैं। अच्छा जी, फिर सप्लाई एंड, अच्छा जब भी सिक्योरिटी को शेयर जब डिमांड या फिर समझना सप्लाई एंड डिमांड फॉर फंड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग दी फंड्स आर रिक्वायर्ड। कि सप्लाई और डिमांड इस चीज़ से भी इफेक्ट होती है कि कितने वक्त के लिए आपको चाहिए। बिल्कुल फ्रेंड्स वाली एग्जाम्पल जहर में लाए कि आपने कहा मैंने 6 महीने के लिए चाहिए, दोस्त कहता मैंने नहीं देने। अब 6 महीने के लिए आप 10 दोस्तों से पूछे, शायद उसमें राज़ी हुए 1 या 2, तो 20 के वक्त जो है कितने वक्त के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मांग रहे हैं, उससे आपको सप्लाई एंड डिमांड का पता चल जाता है कि सप्लाई डिमांड डिस्टर्ब हो जाती है। सही हो गया जी। अच्छा जी, फिर ये बात कि शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको कम इंटरेस्ट रेट पे फंड मिल जाते हैं। अच्छा, फंड का मतलब वो नहीं होता जो हम मस्जिद का चंदा होता है कंट्रीब्यूशन, वो फंड नहीं है। फंड मीन्स कैपिटल, ठीक है। यहाँ फंड्स और कैपिटल इंटरचेंजेबली यूज होते हैं।
अच्छा इंटरेस्ट रेट आर लोअर देन दी लॉन्ग टर्म, वही बात कि आपको आपका फ्रेंड एक हफ्ते के लिए देने के लिए आसानी से राज़ी हो गया, तो उसकी वजह ये है कि उसको पता है यार एक हफ्ते के बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो इट मीन्स आप इसी चीज़ को कन्वर्ट कर लो इंटरेस्ट रेट में। तो वो अगर इंटरेस्ट रेट अगर लेता है तो वो भी कम चार्ज करेगा ना, उसको पता है यार एक हफ्ते के लिए तो ले रहा है ये, तो 6 महीने के लिए इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। अगर आपको डाउट है किसी चीज़ में तो आप बैंक से एक आध गाड़ी या लोन लेके देख लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा, या आप किसी फ्रेंड ने लिया तो आप उससे कैलकुलेशन देख लें। टर्म स्ट्रक्चर क्लियर हो गया जी। पीरियड के साथ जो है वो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फंड्स इफेक्ट होते हैं, और वक्त के साथ जितना वक्त ज़्यादा लेंगे उतना इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा लगेगा। अच्छा यहाँ पे 3 बता रहा है, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, मीडियम टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। क्या होते हैं? सिक्योरिटीज बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फंड्स, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म भी मिलते हैं, ये सारी बातें सही है। अच्छा जी, मेच्योरिटी पीरियड लगा दें सिक्योरिटी का, ये सारा शॉर्ट टर्म सुने में तो आगे कुछ नहीं मैं सारा बता दिए, जो किसी अगर से आप देख लें। शॉर्ट टर्म के क्या होता है? 1 ईयर लेस के लिए जितनी भी आपकी सिक्योरिटीज़ है उनको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ कह सकते हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, जितने भी फंड्स हैं उनको शॉर्ट टर्म फंड कह सकते हैं। मीडियम टर्म वो पीरियड 1 ईयर टू 5 ईयर, और लॉन्ग टर्म 50 ईयर टू 12 ईयर 20 ईयर। अच्छा जी, अब हमने किया कि जैसे टर्म स्ट्रक्चर किधर चलेगी और यील्ड कर्व किधर चलेगी, वो तो भाई लेके आओ ना, वो ले गया वो उसी पे आ गया। नॉमिनल या पढ़ ले, नॉमिनल पढ़ ले या नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। हमने क्या देखा, जैसे जैसे पीरियड बढ़ता है, ये सारी इसके अंदर जो स्टोरी लिखेगा ना, जो मैं स्टोरी आपको इस बारे में बताने लगा अभी, जैसे जैसे पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। अगर मैं पीरियड की और इंटरेस्ट रेट की आपस में वो कर्व ड्रा कर दूँ तो क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगी ना। तो ये सारी स्टोरी इसके अंदर लिखा है, उसकी वजह क्या हो ये यहाँ पे लिख रहा है कि इन्वेस्टर क्यों मांगते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्यों मांगते हैं कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दो। उसकी वजह वही इन्फ्लेशन की महंगाई हो जाती है, रुपया जो है पैसे जो है आपके वो डिवैल्यू हो जाते हैं। अच्छा इसके लिए अच्छा कहता है, एक तो हमने कहा जी नॉर्मल या नॉमिनल अपवर्ड स्लोपिंग, एक होता है नॉर्मल और डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। कह रहे जी ऐसी भी सिक्योरिटी होती है, ऐसी भी सिनेरियो बन जाती है कि आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पीरियड पे के लिए लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ये फंड लेते हैं बैंक से, ये लोन लेते हैं, तो आपको कब इंटरेस्ट रेट चार्ज होता होगा कुछ सिनेरियो, उसने बताया तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, ये नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इसको कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये अभी आप देख लें कि वो जो कर्व थी उसने कैसे बनाई, ये वाली कर्व जा रही है, ये वाली जनाब कर्व जा रही है, ठीक है जी, नॉर्मल वाली, ये ब्लैक और ये ब्लैक, कि जैसे जैसे पीरियड बढ़ा वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा। ये वर्टिकल इंटरेस्ट रेट, ये देखिए कर्व ऐसे जा रही है, 4 से नीचे शुरू हुई, यहाँ पे जाके 7 तक चली गई, इधर से पीरियड बढ़ता जा रहा है, सही हो गया जी। और ये नंबर ऑफ ईयर नीचे आ गए, तो निचले पेज पे चले गए, आगे चलते हैं जी। फिर यहाँ आपके साथ ये डिस्कस करना चाह रही है कि रीज़न क्या अपवर्ड स्लोपिंग की। देखिए एक तो है एक्सपेक्टेशन थ्योरी। एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्वेस्टर ये सोच रहे होते हैं कि जनाब इन्फ्लेशन हो जानी है और हमारी वैल्यू की रुपीज़ की वैल्यू डीवैल्यू हो जाएगी, इस वजह से जी वक्त के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होना चाहिए। लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऊपर हमने एक्सप्लेन किया, वही नीचे आ रहा है। मार्केट सेगमेंटेशन भी इसके शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की मार्केट लहदा होती है, उनके इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होते हैं, ये सारा मामला इसके अंदर है। अच्छा जी, अब भी बड़े मजे के कंसेप्ट है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर, अभी हम दोबारा पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट तो हमने पढ़ लिया कि उसके फैक्टर कौन से, किस पे वो इफेक्ट होते हैं। 3 फैक्टर जी, सिंपल इंटरेस्ट टाइप्स, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। सिंपल इंटरेस्ट रेट तो सिंपल ही होता है कि जैसे कि आपने बैंक से अगर कर्ज़ा लेते हैं 5 साल के लिए और 100 रुपये का कर्ज़ा लेते हैं आप, अगर आपको बैंक लगाता है सिंपल इंटरेस्ट रेट, तो अगर कहता है 10% आपको साल का इंटरेस्ट लगाएंगे तो 5 साल का कितना बन जाएगा? 50 रुपये। सीधा इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट रेट। इसका फार्मूला ये, फ्यूचर वैल्यू उसको कह रहा होता है कि आपने, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू वो होती है जो कि आपने बैंक से लिए, फ्रेंड से लिए, वाट एवर कुछ भी है, ठीक है। अच्छा फिर फ्यूचर वैल्यू वो होती है जो 5 साल बाद आपने वापस करनी है या बैंक ने आपको वापस करनी है, डिपेंड करता है कि आपने बैंक में पैसे जमा कराए या आपने बैंक से कर्जा लिया, ठीक है जी। उल्टा सीधा इसको खुद ही करते रहे, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसका फार्मूला क्या बनेगा? FV जो फ्यूचर में वापस करनी है, PV जो आज आपने बैंक से ली, और PV जो आपने बैंक से ली मल्टीप्लाई करना है इंटरेस्ट रेट कितना बैंक ने आपको दिया, ये पर एनम इस पर लिखा हुआ है, पर एनम मतलब इस साल का, ठीक है, इसके साथ। और एन है नंबर ऑफ पीरियड्स, जैसे मैंने कहा 5 साल के लिए है और 10% है और 100 रुपीज़ है, ठीक है जी, उधर 7% लिया हुआ है।
तो जनाब इस पर सिंपल जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाली कैलकुलेशन आप इस पर वैल्यू पुट कर दें और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 135 रुपये। बीस इसमें ये कह रहा है कि 7% पे 100 रुपये लिए और 5 साल के लिए 135 रुपये बन गए आपके। अभी डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? डिस्क्रीट भी ये कहता है कि देखिए आपने जब आपको याद रखना है कि आपने 100 रुपये का कर्जा लिया था 7 रुपये। अच्छा एक सिनेरियो लेके चलते हैं, सपोज के बैंक में आपने पैसे आपने जमा करवाए हो, अभी इसी केस को लेके चलते हैं। ऊपर आपने बैंक पे पैसे जमा करवाए हुए थे, बैंक आपको 7% दे रहा था साल के और 5 साल के बाद आपको 135 रुपये दे दिए। याद रखिए कि 7 रुपये आप एक साल के बनते थे ना, 7 रुपीज़ आपने बैंक से ले नहीं रहे थे, बैंक में गए, ठीक है, 5 साल बाद आपने इकट्ठे जाके ले लेते। ये बात एक बात याद रखनी है आपने। डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट में हम आते हैं फार्मूले के ऊपर। उसका फार्मूला आपने दोनों से खुद ही कंपेयर करना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है। वही फ्यूचर वैल्यू है, वही पीवी है। यहाँ पे आके थोड़ा सा उसने ट्विस्ट डाल दिया। क्या ट्विस्ट डाला है कि जनाब 1 + आई मतलब इंटरेस्ट रेट, वो जो इंटरेस्ट रेट बैंक ने हमें दे रहा है, जैसे ऊपर हमने 7% देखा था, और n जो है उसको पावर में ले गया, ये 1 + i की पावर n ले गया, विद नंबर ऑफ पीरियड्स को पावर में ले गया। इससे रिजल्ट क्या आएगा कि जो 100 जैसे 100 रुपीज़ आपने बैंक में डिपॉजिट किए थे, 7% उसने दिए आपको पर एनुअल, 7 रुपये हो गए साल बाद आपके, वो भी बैंक में पड़े रहे। जो डिस्क्रीट कंपाउंडिंग वाले होते हैं ना इंटरेस्ट रेट, उस पर क्या होता है, जो 7 रुपये ना, तो दूसरे साल आपका डिपॉजिट जो बैंक में बनेगा ना वो 107 होगा। दूसरे सिंपल में भी 107 ही बना था, लेकिन 107 के ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं लगा रहा था। कंपाउंड के अंदर 107 जो बन गए एक साल के बाद, उसके 107 के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। आपको इंटरेस्ट जो बैंक देगा वो 107 के ऊपर देगा। दूसरे साल में 107 पे कैलकुलेट की जो अमाउंट बनेगी उसके ऊपर, जैसे फ़र्ज़ करें कि 8 रुपये बन गए, तो 115 रुपये के ऊपर आपको तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट देगा। ऐसे ये कंपाउंडिंग है, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, ठीक है। बीस एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो आपने 100 रुपये डिपॉजिट को प्रिंसिपल अमाउंट है, तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। बीस आपने पहले साल में जो फीस हो गए थे बैंक के अंदर, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा या ले गया दे। हमने केस लिया हो कि आपकी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट है। अच्छा जी, ये हो गया एक साल के लिए। जो साल नंबर ऑफ ईयर्स में जब बात करते हैं तो ये फार्मूला है। अगर हम कंपाउंडिंग का मतलब ये भी होता है कि जैसे साल की बजाय आप कहें कि नहीं जी हम ना मंथली इंटरेस्ट रेट बैंक आपको ऑफर करता है मंथली, उसका क्या होगा, एन तो हो गया नंबर ऑफ ईयर, एम वो नंबर है जिसकी ऊपर आप कंपाउंडिंग करवा रहे हैं। आप अगर आप मंथली अगर इंटरेस्ट रेट लगा रहे तो ये एक साल में कितने होते हैं, मंथ 12, तो आप एम की जगह 12 एंटर कर दें, एन वही 5 ही रहेगा, 5 साल के लिए हमने लिया, ठीक है जी। अगर आप क्वार्टरली करना चाह रहे हैं कि साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, ठीक है, 3 महीने होगा, तो इधर आप 4 कर दें, उधर वही 5 होगा 20, इस तरह करके हुए। अच्छा, वो जो नंबर होगा आपने आई इंटरेस्ट रेट को वहाँ पे डिवाइड करिए। ये देखिए आई इंटरेस्ट रेट साल के लिए, आई ओवर एम वही बच जाएगा जो इंटरेस्ट रेट, जैसे 4 महीने वाला मंथली होगा तो 12 से डिवाइड कर दें कैसे, ठीक होगा। ये यहाँ पे वही बात आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है। अभी वो कह रहा है कि अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं 5 ईयर, हमने कंपाउंडिंग के हिसाब से अगर 5 साल वाला सीधा लिया हो तो 140 रुपये बन गए 0.255, वो 135 बने थे सिंपल इंटरेस्ट रेट में। अभी आ जाए नीचे आप, ठीक है, ये वही वाला काम वो जो है 5 साल हो गए और 12 से मल्टीप्लाई कर भी मंथली इंटरेस्ट रेट अगर आपको ऑफर कर रहा है, ठीक है, तो ये एनुअल इंटरेस्ट रेट था वो डिवाइड कर दिया 12 के साथ, मंथली इंटरेस्ट सारी कैलकुलेट मंथली के साथ करेंगे तो देखें रुपीज़ और बढ़ गए कि मंथली, जैसे आप इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग इसको भी कहते हैं कि आप जो पीरियड है उसके कंपाउंड कर दे, मंथली पे जाएंगे तो और आपको इंटरेस्ट और ज़्यादा मिल जाएगा। ये तो हो गया डिस्क्रीट का मामला। अब भी आ जाए कंटिन्यूस के ऊपर। कंटिन्यूस एक्सपोनेंशियल, कंटिन्यूस एक्सपोनेंशियल ये होता है कि एक्सपोनेंशियल आपने इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं ई को। इस फार्मूले के अंदर पीवी वही वैल्यू जो आपने बैकवर्ड डिपॉजिट की है, जो फैक्टर्स है इंटरेस्ट रेट और पीरियड, उसको ई की पावर के साथ शो करते हैं, ठीक है। फार्मूला ये वाला फिर लगेगा। ई क्या चीज़ है, ई है 2.718 बी। यहाँ पे जो है तो आपने ये नंबर जो 2.718 की पावर आई क्रॉस एन है, इसकी एग्जांपल देखें आप, ये एग्जांपल है, इसके अंदर आप सिंपल वैल्यूज पुट कर दें और रिजल्ट देखें 141.9। अब अंदाज़ा करें कि आप वही पैसे 100 रुपये जमा करवाए हैं, 5 साल के लिए जमा करवाए हैं,
रिजल्ट का फ़र्क देख ले, वहाँ 135 आया, दूसरे में 140 आया, यहाँ पे 141 यानी 2 आया। तो 20 के कंपाउंडिंग, जब भी आप लोन लेने जाए, गाड़ी लेने जाए, तो आपने ये वाले पूछ लेना है कि भाई मुझे कंपाउंडिंग किस हिसाब से कर रहे हैं आप, सही है जी। तो ये चीज़ें आपको पढ़ने के बाद अंदाज़ा हो जाएगी, सही हो गया। अच्छा, ये उसने एनालिसिस खुद ही करके दिया है। अभी यहाँ पे वो जो वैल्यूज़ ले रहा है, यहाँ पे 10 रुपये बैंक में जमा समझ करवाए हैं, तो फिर 10 रुपये के 5 साल के लिए रखा है उसने, तो 15 साल के लिए रखा है, तो इंटरेस्ट रेट 10% लगाया उसने, ये 10%, तो 25 रुपये बने। डिस्क्रीट कंपाउंडिंग वाले वो ही सारे फैक्टर रख के किया, 42 बने। और क्या हुआ जनाब, यहाँ पे कंटिन्यूस के लिए 45 रुपीज़ बने, सही है जी। तो ऐसे करके ये सारे मामला आपने देख रहे हैं। ये वही वाली कर्व बना के दिखा दी है, ठीक है। सबसे ग्रीन वाली कर्व्स है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की, कि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के साथ ऐसे इंटरेस्ट रेट जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, अमाउंट जो आपको मिलनी होती है। तो इसके साथ ही बच्चों अपने लेक्चर 4 बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से ख़त्म कर लिया, और उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाए, बातों को समझते जाए, इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे जितनी मुश्किल फाइनेंस आ जाए आप करते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।